चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मूल कर्तव्य कहते हैं, उनको इन्फोर्स्ड किया जाना चाहिए। ये मस्ट कर दो, आप एकदम अनिवार्य कर दीजिए कि आपको इनका पालन करना ही है, लागू सरकार को करना ही है। मगर किस तरीके से, किस प्रकार से याचिकाकर्ता डिमांड कर रहा है, ये सारी न्यूज़ इसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम बेसिक देखेंगे। तो देखो, नागरिकों के अधिकार, ठीक है, नागरिकों के अधिकार जैसे कि समानता का अधिकार, देश में इधर उधर विचरण करने का अधिकार, ये सब हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट हो गए। और कर्तव्य आपस में रिलेट करते हैं, अधिकार भी और कर्तव्य भी, और दोनों अविभाज्य हैं, दोनों को हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा मूल संविधान है, मूल अधिकारों को रखा है, ना कि मूल कर्तव्यों को। मतलब की बात हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस टाइम में ना, ये उन्होंने जरूरी नहीं समझा था कि नागरिकों के मूल कर्तव्य को हम संविधान में जोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल कर दिया था। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को हमने संविधान में ऐड किया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। आगे यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक है, इनको हमने कहाँ से लिए हैं, रसिया से लिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं करा गया है। ठीक है, संभवतः बताया जाता है एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसके उल्टे समाजवादी देशों ने अपने कर्तव्य, नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई थी कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन का से अविभाज्य है। इसके अलावा हम यहाँ पर दो चीज़ और देखेंगे, मूल कर्तव्य की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, और इसके अलावा क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं या फिर क्रिटिसिज्म है। तो पहली जो इसकी विशेषता है, इसमें बताया जाता है उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य। एग्जाम्पल के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक हमारा नीतिगत दायित्व है, जबकि यदि हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे तो ये नागरिक कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर की विशेषता ये है कि ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धति से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरी बात यह है कि कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हैं अपने यहाँ के, चाहे वे विदेशी हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, चाहे वे नागरिक अपने यहाँ के हों, चाहे वे फॉरेनर हों, मौलिक अधिकार सबको दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है जो मूल कर्तव्य है ना, केवल इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। चौथे नंबर की विशेषता ये है कि निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि इनका कहीं पर हनन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संतुष्टि नहीं हो सकती, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अब यदि हम इसकी आलोचना की बात करें तो बताया जा रहा है इतने से जो 10 ठो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर बताए गए हैं वो कम है। ठीक है, ये और भी होना चाहिए थे। ठीक है, सॉरी, इसमें 11 है, मैं 10 बोल दिया था। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं
11वें नंबर का जो है ना 2002 में जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 86वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने संविधान ने 10-11 ठो बोली है तो बस हमको उतना ही पालन करना। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मतदान, टैक्स, परिवार नियोजन, ये सब्जेक्ट इसमें शामिल ही नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियर ही नहीं है, कई सारे उसके अर्थ निकलते हैं, आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन हो जाते हैं। ठीक है, कई शब्दों की कई सारी व्याख्या हो सकती है। इसके अलावा अपने गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया जाता है। प्रसंगवश स्वर्ण समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड और सजा की सिफारिश भी करी थी। इसके अलावा संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध भी नहीं है। इसके अलावा एक बात और कहा जाता है कि संविधान का भाग 4 इसमें शामिल किया गया मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर में रहते। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई जाती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र की सरकार को, साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप रिस्पॉन्ड दीजिए एक पिटीशन का जो कह रही है कि सरकार को इन्फोर्स करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी को, इंक्लूडिंग पैट्रियटिज्म एंड यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, पैट्रियटिज्म, यूनिटी ऑफ नेशन मतलब कि राष्ट्रभक्ति और देश की एकता, इनको तो सरकार को कंपलसरी लागू करना चाहिए थ्रू कंप्रहेंसिव वेल डिफाइंस लॉस। लेकिन कैसे? एक कंप्रहेंसिव होना चाहिए और दूसरा वेल डिफाइंड लॉ होना चाहिए, इसके माध्यम से इसको लागू किया जाए। कंप्रहेंसिव मतलब व्यापक। ए बेंच लेड बाय जस्टिस संजय खान किशन कौल issued notice in a petition filed by Durga Dutt, who introduced himself as a Supreme Court lawyer. The need to enforce fundamental duty arises from a new illegal trend of protest by protesters in the garb of freedom of speech and expression, by way of blocking of road and rail routes in order to compel the government to meet their demand. इसमें ये बात कही जा रही है कि देखो, फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने की जो ज़रूरत है ना, वो अराइज हो रही है कहाँ से? फ्रॉम ए न्यू इलीगल ट्रेंड। इसको ये जो पिटिशनर है वो इलीगल ट्रेंड कह रहे हैं। किसको? प्रोटेस्ट बाय प्रोटेस्टर इन गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बाय वे ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ रोड एंड रेल रूट इन ऑर्डर टू कंपेल गवर्नमेंट टू मीट देयर डिमांड। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। द पिटिशन रेफर टू द भगवद गीता ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो खाली हमारी जानकारी के लिए है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है इन 5th फूडर स्कैम केस। ठीक है, कोषागार से इन्होंने धन की अवैध निकासी करी थी, इसलिए इनको जेल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट आल्सो इम्पोज 60 लाख फाइन इन 139 करोड़ फ्रॉड। तो 140 करोड़ लगभग फ्रॉड हुआ था रुपए का, लेकिन फाइन ठोका गया है मात्र 60 लाख रुपए। A CBI special court on Monday sentenced राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू प्रसाद यादव to 5-year jail term and imposed a fine of 60 lakh in the 5th case of the Animal Husbandry Department scam, commonly known as the fooder scam, related to the fraudulent withdrawal of 139 crore from the treasury at डोरंडा इन झारखंड फ्रॉम 1992 से लेकर के 95।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो एनिमेशन और गेमिंग को लेकर के गवर्नमेंट की क्या राय है उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा ऑन मंडे सेड द एनिमेशन, इसके अलावा विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर इन कंट्री कुड बिकम द कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना वो कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री हो सकता है वर्ल्ड का, हमारे देश की बात कर रहे हैं। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स एट द ब्रेकआउट सेशन ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री स्किल लिंकेज इन एवीजीसी, एवीजीसी मतलब होता है कॉमिक्स। तो मिस्टर चंद्रा said the announcement on an AVGC task force in the budget speech by Finance Minister Nirmala Sitharaman was momentous event that recognized the sector's importance and the role it played in creating employment। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये क्षेत्र प्ले करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये बात निर्मला सीतारमण ने बजट में कही थी और इसके लिए उन्होंने क्या काम करा था। तो बजट में निर्मला सीतारमण ने ये बात रखी थी कि उनका आखिर महत्व क्या है। इसके अलावा आई&बी सेक्रेटरी ने ये भी नोट किया कि ये जो सेक्टर है ना यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रोथ भी देखने को मिली है ओवर पास्ट 7 ईयर्स। इसके अलावा विथ प्रॉपर इम्पीटस कुड सून बिकम ए वर्ल्ड लीडर। अब इसमें भी यदि हम कुछ सुधार कर देते हैं तो इससे जो है हम वर्ल्ड में लीडर बन सकते हैं। द कंटेंट क्रिएशन पार्ट ऑफ गेमिंग रिक्वायर्ड हाई स्किल्स एंड द गवर्नमेंट वांटेड टू फोकस ऑन दैट थ्रू द टास्क फोर्स। टास्क फोर्स के माध्यम से ही हम आगे हाई स्किल लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंडिया कुड बिकम द कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन सेक्टर, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया था। अगली न्यूज़ जो देखने वाले हैं हम वो मैरिटल रेप या फिर वैवाहिक बलात्कार से रिलेटेड है। ठीक है, बताया जा रहा है मैरिटल रेप भारत में एक प्रकार से कोई अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बिना सेक्सुअल रिलेशन करता है तो ये मैरिटल रेप कहलाएगा, लेकिन इसके लिए सज़ा का कोई प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं किया गया। 2017 में भी मैरिटल रेप को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध करार हम नहीं दे सकते और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। और ये तर्क भी दिया गया था कि ये पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना गया है, लेकिन अब भी कई सारी भारतीय महिलाएं इसका सामना करती हैं। NFHS 5 के मुताबिक देश में अब भी 29% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो पति की शारीरिक या फिर यौन हिंसा का सामना करती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अंतर और भी ज़्यादा हो गया है। गांव में 32%, शहर में 24% ऐसी महिलाएं हैं। बताया जाता है कि किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ या फिर सहमति के बिना उसके शरीर में अपने शरीर का कोई अंग डालना रेप कहलाता है। उसके निजी अंगों को पेनिट्रेशन के मकसद से नुकसान पहुंचाना रेप कहलाता है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को बलात्कार कब माना जाए, इसका प्रावधान इंडियन पीनल IPC 375 में किया गया। इसमें उन कंडीशन के बारे में बताया जाता है जैसे कि महिला की इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाए गए, महिला की सहमति के बिना, अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और डर दिखाकर उससे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हों। इसके अलावा अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हों। 5वें नंबर पर संबंध तब बना हो जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर उसे कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया या फिर महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र की महिला से संबंध यदि बनाए गए हों, फिर भले ही उसकी मर्जी सहमति क्यों नहीं थी, वो रेप के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें एक अपवाद भी बताया जाता है कि 375 में एक अपवाद भी है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध हम नहीं कह सकते। 375 में ये ऐसा है कि अगर पत्नी नाबालिग भी है तो भी पुरुष का उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं माना जाएगा, भले ही ये संबंध फिर जबरदस्ती या पत्नी की सहमति के बगैर ही क्यों ना बने हों।
ये यहाँ पर एक प्रमुख दिक्कत आ जाती है अपने सामने। मैरिटल रेप की यदि हम बात करें तो ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर मैरिटल कानून है। संयुक्त राष्ट्र की प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019-20 की रिपोर्ट बताती है 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहाँ मैरिटल रेप को लेकर कानून बनाए गए हैं। बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है। वहीं भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जहाँ मैरिटल रेप को लेकर के कोई कानून नहीं बना है। अब हम देखते हैं न्यूज़ की तरफ। सेंटर डिनाइड मोर टाइम इन मैरिटल रेप केस। अब केंद्र सरकार ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती है मैरिटल रेप केस में कानून बनाने को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कैन नॉट डिफर एंडलेसली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे रिफ्यूज टू ग्रांट मोर टाइम टू सेंटर टू प्लेस इट्स स्टैंड ऑन द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिटल रेप। उनका कहना है दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिफर ऑन गोइंग मैटर एंडलेसली। आप इसको एकदम लास्ट समय तक अनंत तक नहीं खींच सकते, जिंदगी भर चल ही रहा है। एंड रिजर्व इट्स जजमेंट ऑन पिटीशन कम्युनिकेशन सेंट। तो केंद्र सरकार ने सबमिट कर दिया है कि इट हैड सेंट कम्युनिकेशन टू ऑल स्टेट, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी, सीकिंग देयर कमेंट ऑन द इशू। इसके अलावा अर्ज किया है कोर्ट को दैट द प्रोसीडिंग बी एडजॉर्न टिल सच टाइम द इनपुट्स वर रिसीव। जब तक इनपुट नहीं आ जाता है तब तक आप ये जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको स्थगित कर दीजिए। फिर भी ए बेंच ऑफ जस्टिस राजीव सगधेर एंड सी हरि शंकर का कहना है इट वाज नॉट पॉसिबल टू एडजॉर्न एन ऑनगोइंग मैटर एज देयर वाज नो टर्मिनल डेट by when the center's consultation would be over on the issue. We are closing it then, the bench said, adding judgment reserved list for direction on 2 March. In meantime, counsel for parties may file their written submission and compliance. नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। उड़ीसा आस्क्स प्रोड्यूसर सेलर टू एग्जॉस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक स्टॉक। उड़ीसा की तरफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के प्लास्टिक के जो प्रोड्यूसर हैं, सेलर हैं, उनको क्या बात कही गई है इस न्यूज़ में हम देखने वाले हैं। द स्टेट हैज़ बैंड इट्स मैन्युफैक्चर सेल फ्रॉम 1 जुलाई। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी सेलिंग को 1 जुलाई से। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल प्रोड्यूसर एंड स्टॉकिस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक टू एग्जॉस्ट देयर स्टॉक बाई 30 जून एज मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाई SUP वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम 1 जुलाई। जितना भी है आप उसको एकदम एग्जॉस्ट कर दीजिए, ऐसा उड़ीसा की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा जाता है। एग्जॉस्ट यहाँ पर वर्ड आया जिसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन या फिर एग्जिट कर देना, बाहर कर देना। तो 2018 में क्या होता है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट 1986, स्टेट फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया था यूज ऑफ सिंगल डिस्पोजेबल कटलरीज मेड अप ऑफ थर्मोकोल मतलब पॉलीस्टीरीन, इसके अलावा पॉलीथीन एंड प्लास्टिक इन ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपालिटी लिमिट्स। किस कानून के तहत ये काम हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें बैन की गई थी यहाँ पर बताई जाती। इसके अलावा इसकी पैकिंग, सेलिंग ऑफ मिल्क एंड अदर एंसिलरी मिल्क प्रोडक्ट एंड थर्माकोल डेकोरेटिव मटेरियल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन लिस्ट। कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट दी गई थी, जैसे कि दूध की पन्नी जो आती है प्लास्टिक वाली वो, और कोई डेकोरेटिव मटेरियल है थर्माकोल का तो उसको भी फ्री रखा गया था। अब केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन की बात करें तो नाउ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू करा है एक नोटिफिकेशन, प्रपोज करता है प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाई SUP आइटम फ्रॉम 1 जुलाई। वार्निंग ऑफ एक्शन बताया जा रहा है, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल प्रोड्यूसर
स्टॉकिस्ट, रिटेलर, शॉपकीपर, ई कॉमर्स कंपनीज, स्ट्रीट वेंडर, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड जनरल पब्लिक टू स्टॉप प्रोडक्शन, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूसेज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखते हैं राजस्थान की। राजस्थान टू प्रोवाइड नेशनल क्वालिटी हेल्थ केयर। राजस्थान अपने नागरिकों को किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, ये आप यहाँ पर जान पाएंगे। ए MOU वाज साइंड बिटवीन NHM और टेक्निकल पार्टनर इंस्टीट्यूशन। तो टेक्निकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा NHM के बीच में कुछ MOU साइन हुआ है। As many as 100 primary or community health center in Rajasthan will start, ठीक है, rendering healthcare service as per the National Quality Assurance Standard following a memorandum of understanding signed between National Health Mission और Technical Partner Institution। तो 100 प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजस्थान स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो कि प्रतिपादित करेंगे हेल्थ केयर सर्विस एज पर द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इनका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो नेशनल लेवल का रहेगा। इसके अलावा यूटिलाइजेशन के ऑप्टिमम की यहाँ पर बात करी जाती है। तो मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीना सेड हेयर ऑन मंडे दैट MOU वुड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स हमारे पास है उसका हम पूरा फुल यूज़ करें। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एट द हेल्थ सेंटर। इसके अलावा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एसेंशियल सर्विस। आवश्यक सर्विस की जो क्वालिटी है उसको हम बढ़ाने वाले। द फॉर्मल पार्टनरशिप विल ब्रिंग टुगेदर द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा रीच ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम विथ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो अनुभव है कैसे वो बढ़िया से काम कर पाया है उसको भी हम अपने संज्ञान में लेंगे, ठीक है। और जो पार्टनरशिप है ना वो दो लोगों को साथ मिला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और रीच ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम को। आगे बताया जाता है ए डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉडल is already operating in state to transform the underperforming and low performing primary health center। अब ऐसे हेल्थ सेंटर जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को लागू किया जा चुका है ऑलरेडी। मीना का कहना है हेल्थ सेंटर कवर हो जाएंगे इस MOU में। इसमें इंक्लूड है जो फंक्शन कर रहे हैं रिमोट, रूरल, ट्राइबल एरिया में, डिफ़िकल्ट टेरेन में, हाई लेवल ऑफ पावर्टी में, पुअर हेल्थ इंडिकेटर में। इसके अलावा द पैरामीटर इन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्रेस इवॉल्व बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन हेल्थ केयर सर्विस। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है हेल्थ केयर सर्विस में। इसके अलावा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात करी जाती है। तो skilled monitors will inspect the health center at different level and give mark for each service. The minister said each of the winning institution would get a certificate valid for 3 years as well as financial assistance as an incentive। MOU में ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेट इन मोशन द प्रोसेसेस which will ensure long-term success of health center through monitoring, evaluation and cost reduction। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया फ्रांस, ठीक है, ने अफगानिस्तान और यूक्रेन की क्राइसिस को लेकर के क्या बातचीत किया है। जयशंकर ने बातचीत को होल्ड किया था विथ हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट। तो इनकी बातचीत का आयोजन किसके साथ में किया गया था, फ्रांस के जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में किया गया। एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर हेल्ड वाइड रेंजिंग एंड प्रोडक्टिव टॉक विथ हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट जीन येस ली ड्रेन हेयर ड्यूरिंग विच दे डिस्कस्ड की रीजनल एंड ग्लोबल इशू।
पार्टिकुलरली इंडिया EU रिलेशनशिप, इसके अलावा एक्सचेंज पर्सपेक्टिव ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ईरानियन न्यूक्लियर डील और यूक्रेन क्राइसिस, ये यहाँ के प्रमुख मुद्दे रहे। मिस्टर जयशंकर हु अराइव्ड हेयर फ्रॉम जर्मनी on a 3-day visit, and Mr. Duran also reiterated their shared commitment to principle of multilateralism, इसके अलावा रूल बेस्ड ऑर्डर, और एग्री टू कोऑर्डिनेट इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन इशू ऑफ म्यूचुअल कंसर्न। और यहाँ पर बताया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का क्या कहना है। तो जो दो मिनिस्टर्स जो डिस्कस किए हैं कि वो रीजनल वाली बातें हैं और ग्लोबल इशू वहाँ पर उठाए गए हैं। पार्टिकुलरली बात हो रही है इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिश्ते, और प्रायोरिटी दी गई है फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ EU काउंसिल। इसके अलावा मिस्टर जयशंकर प्रसाद ने ये भी अप्रिसिएटेड किया द फ्रेंच initiative of hosting a EU ministerial forum on cooperation in Indo-Pacific on फरवरी 22। तो इसकी भी उन्होंने सराहना करी कि जो EU मिनिस्ट्रियल फोरम ऑन कोऑपरेशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाला है 22 फरवरी को, where he will participate along with several other ministers from the Indo-Pacific and EU countries। तो एक तो EU देशों के लीडर और दूसरे रहेंगे इंडो पैसिफिक के लीडर, उसमें एस जयशंकर प्रसाद भी शामिल होने वाले। आगे बताया जा रहा है दिस पार्टनरशिप एम्स टू बिल्ड कैपेसिटीज इन इंडो पैसिफिक रीजन इन टर्म ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। एक बात यहाँ पर करी जाती है इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, जिसका मेन उद्देश्य है इन्हांस करना पार्टनरशिप कहाँ पर, फील्ड ऑफ ब्लू इकोनॉमी बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और साइंटिफिक ऑपरेशन के माध्यम से। एक बात पर ये लोग और एग्री हुए हैं टू कंटिन्यू एंड इन्हांस देयर कोऑपरेशन इन एंड एग्री टू सून कंक्लूड ए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन एरिया ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट के क्षेत्र में भी कुछ चीज़ अभी डिक्लेरेट हो सकती हैं, एम्ड एट फर्दर फैसिलिटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और मिनिस्टर एक्सचेंज पर्सपेक्टिव ऑन सिचुएशन इन अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर डील और यूक्रेन की जो कंडीशन अभी चल रही है उस पर भी बातचीत हुई थी। फॉरेन वाले पेज से हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया कॉल्स फॉर फुल प्रोब बाय चाइना इनटू लेज़र इंसिडेंट। लेज़र इंसिडेंट को लेकर के हम बातचीत यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉल्स फॉर फुल प्रोब बाय चाइना इनटू लेज़र इंसिडेंट। ऑस्ट्रेलिया ने फुल प्रोब की यहाँ बात करी है, किसको लेकर के, लेज़र इंसिडेंट को लेकर के। PLA वेसल डायरेक्टेड ए लेज़र एयरक्राफ्ट विद ऑस्ट्रेलियाज EEZ। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का कहना है मंडे के दिन एक चाइनीज नवल वेसल दैट पॉइंटेड ए लेजर एट एन ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाज सो क्लोज टू ऑस्ट्रेलियाज कोस्ट। चीन का जहाज ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के किनारे आ गया, दैट इट पॉसिबली कुड हैव बीन सीन फ्रॉम शोर, हम अपने समुद्री किनारे से उसको देख सकते थे। एंड ही कॉल्ड फॉर ए फुल चाइनीज इन्वेस्टिगेशन। अब इसी के लिए उन्होंने कहा है कि फुल चाइनीज इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आखिर वो इधर आया क्यों। Scott Morrison told media his government had not received an explanation from China over the incident last Thursday. China said Australia's version of event did not square up with fact and was disinformation। लेकिन चाइना कह रहा है कि ये सब ऑस्ट्रेलिया चूतिया बनाते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चाइनीज नेवी वेसल विद इन ऑस्ट्रेलियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ने डायरेक्ट किया था ये लेज़र को 8 ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ओवर ऑस्ट्रेलियाज नॉर्दर्न अप्रोचेस, eliminating द प्लान एंड पोटेंशियली endangering लाइफ
ऐसा ऑस्ट्रेलिया का कहना है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यदि हम बात करें तो EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला रहता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना, उनका यूज़ करना, उनको सेव करना, उनको मैनेज करने का एक अधिकार प्राप्त रहता है। ठीक है, तो 200 मील तक की जो 2 नॉटिकल तक की जो मील रहती है वो दूरी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे इस एरिया में चाइना के जहाज़ घुस गए हैं। एक लोकेशन यहाँ आपको जियोग्राफी में देखने को मिलेगी, वो है अरफुरा सी। पपुआ न्यू गिनी है ये आइलैंड, और एक तरफ हो गया ऑस्ट्रेलिया। दोनों के बीच में जो सागर है वो है अरफुरा सी। अरफुरा सी लाइन वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन का वेस्ट वाला हिस्सा, ओवरलाइंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न न्यू गियाना, विच इज इंडोनेशियन पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। तो इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चाइनीज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक है एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक। ये पानी में देखा गया था ईस्ट वाले हिस्से में थ्रू द अरफुरा सी बिटवीन न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। अब बाद में लेटर क्या होता है, पास थ्रू द नैरो टोरेस स्ट्रेट के माध्यम से। इट इज़ पॉसिबल पीपुल कुड इवन सी वेसल फ्रॉम आवर मैनलेट पोटेंशियली, ऐसा स्कॉट मॉरिसन का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले फॉरेन वाले पेज से पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक साइबर क्राइम कानून को लेकर आया है जो कि टारगेट करता है क्रिटिसिज्म ऑफ मिलिट्री। मतलब कि मिलिट्री का कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो उन आदमी को ये कानून टारगेट अपना बनाएगा। इसमें 5 साल की जेल और नो बेल फॉर पोस्टिंग फेक न्यूज़, और कोई बेल का प्रावधान नहीं है यदि फेक न्यूज़ कोई पोस्ट करता है तो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसने इंट्रोड्यूस करा एक न्यू साइबर लॉ को, जो कि देखने वाला है सोशल मीडिया यूज़र को जेल की सज़ा फॉर अप टू 5 years फॉर पोस्टिंग फेक न्यूज़ अबाउट द मिलिट्री, जुडिशरी और पब्लिक ऑफिसर। तो इसमें मिलिट्री अकेली नहीं शामिल है, वो वहाँ की अदालत है और पब्लिक ऑफिसर है, ये सारे लोग शामिल हैं इसमें। बताया जा रहा है क्रिटिक्स से द लेजिस्लेशन इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रीपिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द नेशन, ऑलरेडी रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फॉर मीडिया वर्कर। जबकि ऑलरेडी यहाँ की कंडीशन ख़राब है, यहाँ की जो मीडिया है वो लेजिस्लेशन की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकती है। इस कंडीशन में वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग के हिसाब से देखो तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। It was approved by Prime Minister Imran Khan's cabinet and swiftly adopted into law by President Arif Alvi over the weekend, an official in the presidential office said. आगे बताया जा रहा था legislation takes effect immediately but must be presented to parliament within 90 days for approval. 90 दिन का टाइम है अप्रूवल के लिए, ये ज़रूरी है। दाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मिस्टर खान्स कोएलिशन गवर्नमेंट विल इजीली पास इट, और कोएलिशन की जो सरकार है गठबंधन की वो इसको पास कर देगी, ऐसा कहा जाता है। रिसेंट ईयर्स में क्या होता है, स्पास फॉर डिसेंट इन पाकिस्तान हैज श्रंक विद द गवर्नमेंट क्रैकिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क एंड ट्रेडिशनली मीडिया आउटलेट। सरकार को आजकल क्या है, खूब उधेड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा, हु से प्रेशर फ्रॉम अबव हैज रिजल्टेड इन वाइडस्प्रेड सेल्फ सेंसरशिप। देखो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ, ये हमें एकदम रेड लाइन में दिखा। इसके अलावा जो राइट्स ग्रुप हैं उनका कहना है द न्यू लॉ फर्दर सील्ड इट, और वो इसको सील कर देगा, एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्क्रूटनी, और आप फिर जांच ही नहीं कर पाओगे किसी की। इट विल इनवेटेबल बी यूज टू क्लैम्प डाउन ऑन डिसेंटर। जो लोग सहमत नहीं है सरकार से, ऑफिशियल से, जुडिशरी से, उनको ये क्या करेगा, उनको क्लैम्प डाउन कर देगा, उनकी आवाज़ को दबा देगा। ठीक है,
ऐसा कहना है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, विच कॉल्ड द लेजिस्लेशन अनडेमोक्रेटिक। बताया जा रहा है द लॉ अमेंड एग्जिस्टिंग डिफेमेशन रूल फॉरबिडिंग फॉल्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दैट इंटीमिडेट और हार्म द reputation और प्राइवेसी of an individual।